नमस्कार साथियों, यूजी नेट की कक्षा में आपका स्वागत है। अब तक हमने हिंदी कविता और जो साहित्य का इतिहास है उसकी ये कक्षा हमने कंप्लीट कर ली है और आज से हम अपनी जो कक्षा है उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो सेशन है उसका पहला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की। ऑप्शन है हमारे पास एक भारतीय आत्मा के नाम से किसने है जो काव्य सृजन है वो किया है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की है मैथिली शरण गुप्त ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, सोहनलाल द्विवेदी जी ने और बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। ये जो जितने भी कवि हैं तीनों के तीनों, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये उत्तर छायावाद के बाद दो काव्य धाराओं का विकास होता है। उत्तर छायावाद के बाद, जिसमें एक तरफ तो है प्रेम और मस्ती का काव्य, प्रेम और मस्ती का काव्य, और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, ये जो प्रेम और मस्ती का जो काव्य है उसके अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा इत्यादि आते हैं। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के अंतर्गत इन तीनों कवियों के अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की सृजन की है वो किया है माखनलाल चतुर्वेदी ने। और माखनलाल चतुर्वेदी की अगर हम प्रमुख कविताओं की चर्चा करेंगे, काव्य संग्रह की चर्चा करेंगे, तो इसमें हिमकृतिनी और हिमतरंगिणी है वो प्रमुख है। इसके अलावा जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो रसिकेंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि जो रसिकेंद्र नाम से है वो ब्रजभाषा में जो कविताएं हैं वो कौन लिखता था। तो मैथिली शरण गुप्त जो है वो रसिकेंद्र नाम से है, वो ब्रजभाषा में जो है वो कविता है वो लिखा करते थे। और ये तीनों के तीनों जो कवि हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं। और बालकृष्ण शर्मा जो नवीन हैं वो स्वयं को आनिकेतन है उस नाम से संबोधित करते हैं। इसके अलावा बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा और जो प्रताप जो पत्रिकाएं हैं उनका जो संपादना का कार्य है वो भी किया था। इसके अलावा कुमकुम, उर्मिला और क्वासी है वो इनकी प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं वो हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन के। अगला प्रश्न है, प्रपत्तवाद है वो किसका पर्याय है। ऑप्शन है नई कविता, नकेनवाद, आकविता और प्रयोगवाद। ये जो प्रपत्तवाद है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो प्रयोगवाद से आरंभ होती है। जो प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो अज्ञा द्वारा 1943 में जब तार सप्तक का जब प्रकाशन किया जाता है तो वहीं से मान लिया जाता है कि यहाँ से जो प्रयोगवाद है उसकी जो प्रारंभ है वो हो जाता है। तो प्रयोगवाद कवि है वो बोलते हैं कि हम काव्य में है जो नवीन राही है, राहियों के अन्वेषी हैं, यानी कि जो काव्य में जो नवीन प्रकार की जो सृजनात्मक जो प्रयोग हैं उनको अभिव्यक्त करने का जो प्रयास है वो प्रयोगवादी कवि करते हैं। तो उनके जो विरोध है प्रयोगवाद के जो विरोध में जिस आंदोलन की उत्पत्ति होती है उसी के समानांतर जो आंदोलन उत्पन्न होता है प्रयोगवाद के विरोध में, उसी को हम प्रपद्यवाद बोलते हैं। ये जो प्रपद्यवाद है इनका कहना था कि जो प्रयोगवादी हैं उनके लिए जो प्रयोग है वो साधन है, प्रयोग है वो उनके लिए क्या है, साधन है, ना कि साध्य। और ये बोलते हैं कि असली प्रयोगवादी हैं प्रपद्यवादी, जो नकीनवादी हैं वो बोलते हैं कि जो असली प्रयोगवादी हैं वो हम हैं, क्योंकि हमारे लिए जो प्रयोग है वो साधन ना होकर वो क्या है, वो हमारे लिए है वो साध्य है। यही कारण है कि जो प्रयोगवादी है उनका जो विरोध है वो करते हैं प्रपद्यवाद या नकीनवादी। वो बोलते हैं कि जो असली जो प्रयोगवादी है वो कौन है, तो जो असली जो प्रयोगवादी हैं वो हम ही है। तो इस तरीके से इसकी जो अभिव्यक्ति है, जो काव्यात्मक जो अभिव्यक्ति है वो होती है। तो प्रपद्यवाद है वो किसका पर्यायवाची है, वो है नकीनवाद। और इसको नकीनवाद क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो नकीनवाद ये प्रपद्यवाद के जो तीन कवि थे ना उन्हीं के जो आगे के नाम है उन पर एक का नाम है वो रखा है, जैसे कि नरेश, नल केसरी और नलिन बिलोचन शर्मा। इन तीनों का जो नाम है और जो शुरुआती अक्षर है उसी के नाम पर ही इसको जो नाम है वो नामकरण किया गया है। और इसी कारण है जो इसको है वो नकीनवाद है वो बोल दिया जाता है, यहाँ से ना के नैवाद। तो नरेश, केसरी सिंह और जो नलिन बिलोचन शर्मा है इन तीनों के कारण ही इसको है जो वो है काव्य संज्ञा है वो दी जाती है प्रपद्यवाद या नकीनवाद। अगला प्रश्न है, किन रचनाकारों की भाषा को
संधा भाषा है उसके नाम से है वो पुकारा गया कि या जो किन रचनाकारों की जो भाषा है उसको है वो संधा भाषा है उसके नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शंस हैं बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि और रासक परंपरा के कवि। तो जो रासक परंपरा के जो कवि हैं वो दो काव्य भाषाएं हैं और जो काव्य शैलियां हैं उनका प्रयोग करते हैं और उनको बोलते हैं हम डिंगल और पिंगल। डिंगल और पिंगल। डिंगल के अंतर्गत जहां उन्होंने वीर रस या जो वीरात्मक कविता है वो लिखी हैं और पिंगल के अंतर्गत है वो उन्होंने जो श्रृंगार रस की जो कविता हम बोलते हैं वो लिखा है। तो जो रासक परंपरा है उसमें दो परंपराएं चलती हैं, डिंगल और पिंगल। डिंगल के अंतर्गत जो वीरगाथात्मक कविता है उनको शामिल किया जाता है और पिंगल के अंतर्गत जो श्रृंगार रस से संबंधित कविता हैं उनको शामिल किया जाता है। तो किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा, संत कवि हैं उनकी भाषा को हम बोलते हैं पंचमेल खिचड़ी। जो संत कवि हैं, क्योंकि ये पंचमेल खिचड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो काव्य भाषा है उसमें विभिन्न प्रकार के जो शब्द है, जो काव्य भाषाएं के जो शब्द हैं वो नजर आते हैं। और ये काव्य भाषाओं के जो शब्द है वो नजर आने का कारण क्या है, क्योंकि ये है विभिन्न जो संत कवि हैं वो क्या कि भ्रमण और देशापाटन करते थे। तो यही कारण है कि उनकी जो भाषाएं हैं उसमें कई प्रकार की जो बोलियों, जो शैली हैं, जो स्थानों के जो शब्द हैं वो मिल जाते हैं। तो किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा बोला जाता है, तो उसका आंसर है कि जो संधा भाषा है वो बोला जाता है बौद्ध सिद्धों की जो भाषा है उसी को ही जो संधा भाषा है वो बोला जाता है। और यही जो संधा भाषा है वो आगे चलकर है जो परिवर्तित होकर संधा भाषा है जो आगे परिवर्तित हो जाती है। और ये जो संधा भाषा है वो आगे परिवर्तित होकर है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, वो हो जाती है उलट वासियों में परिवर्तित ये हो जाती है। और ये उलट वासियाँ हैं वो कहाँ पर आपको नजर आती हैं, ये उलट वासियाँ आपको संतों के साथ में हैं। जो कबीर का जो काव्य है वहाँ पर आपको नजर आएगी। तो जो कबर जो उलट वासियाँ हैं उनकी जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ पर नजर आती है, तो उसकी जो पृष्ठभूमि है वो बौद्ध जो सिद्धों का जो काव्य है वहाँ पर नजर आती है। तो रासक परंपरा में आपको डिंगल और पिंगल मिलेंगे, संत कवियों में पंचमेल खिचड़ी या इसी को हम बोलते हैं सदुक्कड़ी भाषा, उसके नाम से भी संबोधित किया जाता है, सदुक्कड़ी भाषा। और इसके अलावा जो बौद्ध जो सिद्ध है उसमें आपको नजर आएंगे वो है संध्या भाषा। और यही जो संध्या भाषा वो परिवर्तित होकर आगे चलकर उलट भाषियों में परिवर्तित हो जाती है। कौन सी कृति है वो जायसी है, तो जो जायसी है वो आदिकाल की जो निर्गुण काव्य धारा है उसमें जो सूफी जो प्रमेख्यान काव्य धारा है उसकी प्रमुख कवि हैं। और इनकी अगर रचनाओं की चर्चा करें तो जो मधुमालती जो रचना है वो मधुमालती की जो रचयिता हैं वो हैं सूफी या प्रमेख्यान कवि मंजन। मृगावती के जो रचनाकार हैं वो हैं कुतुबन। जो अनुराग वासरी है उनकी रचयिता हैं नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की दो रचना बड़ी फेमस है, अनुराग वांसरी और इंद्रावती। और जो कहानावत है, कहानावत की जो रचयिता है वो है जायसी। इसके अलावा जायसी की दो अन्य रचनाएं हैं, जायसी की कहानावत के अलावा दो अन्य रचनाएं हैं वो है आखिरी कलाम, अखरावट कहानावत के अलावा। और एक इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य है वो है पद्मावत, जो कि अवध भाषा है उसमें लिखा गया है, पद्मावत महाकाव्य। तो जायसी की ये रचनाएं हैं कहानावत, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत है जो कि जो ठेठ अवधी भाषा है उसमें लिखा गया और एक महाकाव्य है। तो इस तरीके से मंजन की रचना वो है मधुमालती, कुतुबन की है मृगावती और नूर मोहम्मद की है अनुराग वासरी। और इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना वो है इंद्रावती। मध्वाचार्य है वो किस संप्रदाय के हैं, वो संस्थापक है। तो द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत और विशिष्टाद्वैत। तो जो विशिष्टाद्वैतवाद है इसके जो संस्थापक हैं वो है विशिष्टाद्वैतवाद हैं, उसके जो संपादक हैं वो हैं रामानुजाचार्य। जो शुद्धाद्वैतवाद है उसके हैं वल्लभाचार्य। जो अद्वैत हैं उसके जो संस्थापक हैं वो है शंकराचार्य। और इसके अलावा जो द्वैत संप्रदाय है उसके जो संप्रदायक हैं वो है माधवाचार्य। तो इस तरीके से जो हमारा जो है विशिष्टाद्वैतवाद है इसके जो संस्थापक हैं वो रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, अद्वैत के शंकराचार्य और द्वैत के हैं माधवाचार्य।
तुलसीदास की किस रचना का संबंध है वो ज्योतिष से? जो तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उनकी जो संख्या है वो मानी जाती है, जो तुलसी के जो परम भक्त हैं जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें कोट भी किया है, तो उनके जो ग्रंथों की संख्या है वो मानी जाती है 12, जिसमें 5 उनके बड़े ग्रंथ हैं और 7 जो ग्रंथ है वो छोटे। तो तुलसीदास की किस रचना का संबंध है वो ज्योतिष से है? रामलला नेहचू, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक और रामाज्ञा प्रश्नावली। तो इनमें से जो तुलसीदास की जो रचना का जो संबंध है वो है रामाज्ञा प्रश्नावली से, क्योंकि यही जो रचना है इसमें जो ज्योतिष शास्त्र वगैरह उसके बारे में जो जानकारी है वो मिलती है। तो इस तरीके से जो तुलसीदास की किस संबंध रचना का संबंध है वो ज्योतिष से, तो वो है रामाज्ञा प्रश्नावली से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से हैं वो रीति सिद्ध कवि हैं? ऑप्शंस हैं देव, बिहारी, मतीराम और पद्माकर। निम्नलिखित में से कौन से हैं वो रीति सिद्ध कवि हैं? तो अगर हम ऑप्शंस की चर्चा करेंगे, रीति सिद्ध हैं तो देव हैं, वो हैं रीतिबद्ध। मतीराम की 2 बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं वो है ललित ललाम और रसराज, ये भी रीतिबद्ध हैं। पद्माकर भी रीतिबद्ध हैं, और पद्माकर हैं वो रीतिकाल के जो अंतिम जो सर्वश्रेष्ठ जो महत्वपूर्ण कवि हैं उसमें है वो शामिल किए जाते हैं। तो जो बिहारी हैं वो एक मात्र कवि हैं जो कि रीति सिद्ध है उसमें आती हैं। तो बिहारी हैं वो क्या है? तो जो बिहारी है वो है रीति सिद्ध, और इनकी ख्याति का एक ही आधार या ग्रंथ है वो है बिहारी सतसई। और इस बारे में बोला भी जाता है कि सतसैया के देहुरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटत लगत गाँव करे गंभीर। तो ये जो बिहारी हैं उन्होंने जो सबसे हिंदी का जो सबसे छोटा छंद है दोहा, उसमें जो काव्य सृजन है वो किया। इसके अलावा जो देव हैं, मतीराम और पद्माकर हैं, इन तीनों का जो संबंध है वो है रीतिबद्ध से। और जो रीति का लगाकर हम एक तरफ काव्य जो विभाजन है वो भी देख लेते हैं कि जो रीतिवाद काल है उसका जो विभाजन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं रीतिबद्ध काव्य, फिर है रीति सिद्ध, रीति सिद्ध के बाद है रीति मुक्त, और इसके अलावा इसमें एक अन्य काव्य धारा बनती है जिसको हम बोल देते हैं रीति इतर काव्य। और ये जो रीति इतर काव्य है इसमें आपको 3 प्रकार का जो काव्य सृजन है वो नजर आएगा। इसमें एक तो तरफ आएगा भक्ति, एक आएगा नीति, और एक आएगा इसमें वीर। तो इस तरीके से जो रीतिकाल का जो काव्य विभाजन है वो किया जाता है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति इतर। रीति इतर में भक्ति, नीति और वीर। तो इस तरीके से जो रीत बिहारी है वो किसके कवि हैं? वो है रीति सिद्ध जो कवि हैं वो है। अगला प्रश्न है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सी दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान और जयशंकर प्रसाद। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं वो एक प्रमुख छायावादी कवि हैं, और इनके जो काव्य संग्रह हैं उसमें कुमकुम, उसमें जो प्रमुख उसमें एक है अनामिका, परिमल, गीत का, वो इनको प्रमुख काव्य संग्रह। फिर रामधारी सी दिनकर हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के 2 ही काव्य संग्रह हैं, वो है मुकुल और त्रिधारा। मुकुल, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के 2 काव्य संग्रह हैं वो है मुकुल और त्रिधारा। और जयशंकर प्रसाद भी हैं, वो कौन से हैं? वो हैं छायावादी कवि। इसके अलावा जो रामधारी से दिनकर हैं इनको अनल के कवि हैं उस नाम से भी, अनल या ऊज के कवि हैं उस नाम से भी संबोधित है वो किया जाता है। इनकी अगर प्रमुख कविताओं या काव्य संग्रह की अगर चर्चा करेंगे तो ये उसमें एक है परशुराम की प्रतीक्षा, उर्मिला, रश्मि रथी इत्यादि हैं वो, और कुरुक्षेत्र की प्रमुख रचनाएं। तो जो शेरशाह का जो शस्त्र समर्पण है उसके जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद की ख्याति ये है कि इनको जो 1937 में जो मंगला पारितोषिक जो पुरस्कार है उसकी प्राप्ति हुई थी, और इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य है जिसे आधुनिक हिंदी का एक महत्वपूर्ण काव्य बोला जाता है, वो है कामायनी, जो कि 15 सर्ग हैं उसमें विभाजित है। अगला प्रश्न है तो जो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण है उसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति? ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी और सोहनलाल द्विवेदी। तो ये जो माखनलाल चतुर्वेदी और सोहनलाल द्विवेदी और ये जो तीनों के तीनों है जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा उत्तर छायावाद में है उसके प्रमुख कवि हैं।
इसके अलावा जो राम नरेश त्रिपाठी हैं, ये जो द्वितीय युग में जो स्वतंत्रतावादी काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। और इनके 3 बड़े ही महत्वपूर्ण जो काव्य संग्रह वो है मिलन, पथिक और स्वप्न, जिससे कि कई बार प्रश्न भी आते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं वो है मिलन, पथिक और स्वप्न। ये राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि माखल चतुर्वेदी हैं। उनको जो एक भारतीय आत्मा है उस नाम से भी है वो संबोधित है वो किया जाता है। सोहनलाल द्विवेदी हैं, ये भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है उसके ये प्रमुख कवि है। सोहनलाल द्विवेदी जी की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कविता है वो है कि कोशिश करने वालों की कभी लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बालकृष्ण शर्मा नवीन है वो स्वयं को अनिकेतन है और जो बिस्पाई है उस नाम से संबोधित करते। तो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। और ये जो पंक्ति है इसको एक नाम कविता के नाम से भी संबोधित किया जाता है वो है विप्लव गायन। इसी को है वो विप्लव गायन भी बोला जाता है। और ये इसी को है वो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल। ये जो कविता है इसमें जो ध्वंस सृजन है उसको जो प्रतीकात्मक जो अभिव्यक्ति है वो की गई है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन है वो नकीनवादी रचनाकार नहीं है? तो नकीनवादी रचनाकार है उसमें नलिन, बिलोचन शर्मा, नरेश और केसरी सिंह वो तीनों आते हैं। और इसी का जो अगला अन्य नाम है वो है प्रपतवाद। और इसकी जो अभिव्यक्ति है वो प्रयोगवाद के जो विरोध है उसमें रूप में होती है, क्योंकि उनका मानना था जो प्रयोगवादी जो कवि हैं वो असली प्रयोगवादी नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो प्रयोग है वो साधन है, जबकि हमारे लिए जो प्रयोग है वो क्या है वो है साध्य। तो इनमें से कौन है वो नकीनवादी रचनाकार नहीं है? तो जाहिर सी बात है इसमें केदारनाथ सिंह है, वो नकीनवादी रचनाकार नहीं है क्योंकि ये है वो तीसरे सप्तक है उसके कवि है। और जो तीसरा सप्तक है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1959, क्योंकि पहला जो तार सप्तक है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1943 है, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और जो फोर्थ जो सप्तक है उसका 1979 में अभिव्यक्ति होती है। हरिजन गाथा है वो किसकी रचना है? ऑप्शन है हमारे पास धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जौहरी और आलोक धनवा। तो ये जो धूमिल है ये आ कविता है उसमें शामिल की जाती हैं और इनका जो मूल नाम है वो है सुदामा पांडे। और इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है वो है संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। इनके 2 बड़े ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं, संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। और इसके अलावा सुदामा पांडे का जो प्रजातंत्र है वो भी इनका काव्य संग्रह है। इसके अलावा जो नागार्जुन है वो जनकवि है उसके रूप में प्रतिपादित है। तो नागार्जुन को जनकवि है वो उसकी संज्ञा दी जाती है। वो अपनी कविता है उसमें वो बोलते भी हैं जनता मुझसे पूछ रही है कि क्या बतलाऊँ, वो बोलते हैं कि मैं सीधा बोलता हूँ क्यों अगलाऊँ, मैं जनकवि हूँ। तो इस तरीके से जो हरिजन गाथा है वो किसकी रचना है? तो वो कवि है वो जनकवि नागार्जुन है, उसकी कविता। ये जो हरिजन गाथा है इसमें जो उस समय जो बेलसी कांड हो गया था उसमें जिसमें कि दलितों की जो झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी और उसमें जिसमें दलितों की मृत्यु हो जाती है, तो उसी के आधार पर ये जो उन्होंने है जो इसकी जो काव्य सृजन है वो किया है नागार्जुन ने। और ये जो हरिजन गाथा इसकी जो रचना है रचनाकार है वो है नागार्जुन। इसके अलावा अगर हम इनकी अन्य प्रमुख काव्य संग्रहों की चर्चा करेंगे तो उसमें एक है बादल को घिरते देखा है, इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है। और एक है अकाल और उसके बाद, जिसमें अकाल की विभीषिका का बड़ा ही मार्मिक वर्णन है, अकाल और उसके बाद। और इसके अलावा है कल बादल को घिरते देखा है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? हमारे पास ऑप्शन है प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से और पाली से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929, उसमें उन्होंने इस बात को उल्लेखित किया और शुरुआती पंक्तियों में से है कि जो प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था है वहाँ से हम हिंदी की जो शुरुआत है वो मान सकते हैं। तो इस तरीके से प्राकृत की जो अंतिम अवस्था है अपभ्रंश, वहाँ से हम जो हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो मानते हैं। अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि हैं वो कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र और सोमप्रभ सूरी। हेमचंद्र की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है वो है शुद्ध हेम शब्दानुशासन, जो कि व्याकरण या ग्रंथ है उस पर आधारित है। और इसके अलावा जो हेमचंद्र है इनको जो प्राकृत और अपभ्रंश है उसका जो पाणिनि है उसकी भी संज्ञा है वो दी जाती है।
तो अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि हैं वो है स्वयंभू, और राहुल सांकृत्यायन है वो इनको हिंदी का सर्वोत्तम कवि है उसके रूप में भी संबोधित करते हैं। सर्वोत्तम कवि। और ये जो बात है वो बोलते हैं हिंदी काव्यधारा पुस्तक में। तो अब तो अपभ्रंश के जो प्रथम कवि हैं महाकवि हैं वो कौन है, वो हैं स्वयंभू, और इनको है वो राहुल सांकृत्यायन ने अपनी जो पुस्तक है हिंदी काव्यधारा है उसमें हिंदी का उनको जो सर्वोत्तम कवि है उसके रूप में भी संबोधित करते हैं। और हेमचंद्र की एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना वो है शुद्ध हिम शब्दानुशासन, और इनको पाणिनि के नाम से उससे भी संबोधित किया जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो और पद्मावत। तो इसमें पद्मावत है वो भी एक महाकाव्य है, पृथ्वीराज रासो भी महाकाव्य है, और रामचरितमानस भी है। पद्मावत है वो अवधी भाषा में है, इसके अलावा रामचरितमानस ये भी अवधी भाषा में है। ये दोनों भक्ति काल में है, तो जो पृथ्वीराज रासो है वो आदिकाल में है। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है उसको जो संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है पृथ्वीराज रासो को, और इसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्र बरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें उल्लेखित करते हैं कि ये जो चंद हैं वो हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, और इनका जो महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो वो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है उसके रूप में वो संबोधित करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि चंद है वो हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, और इनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इनमें से कौन से हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? बच्चन सिंह ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखा है, और इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक जिससे कि एग्जाम में प्रश्न है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। रामकुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके अलावा लक्ष्मी सागर बारस ने इन्होंने भी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो लिखा है। इसमें एक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य, इनकी दो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य पुस्तकें हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो नहीं लिखा है, वो है डॉक्टर नगेंद्र ने। जबकि डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरद्वाल ने एक जो पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको संपादित तो किया, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ है वो नहीं लिखा है, जिसमें कि उन्होंने विभिन्न कवियों जो लेखक उनका जो साहित्य इतिहास के जो ग्रंथ हैं उसको उन्होंने संपादित है वो किया है। तो इनमें से कौन ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, वो है डॉक्टर नगेंद्र ने। बाकी बच्चन सिंह ने लिखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। लक्ष्मी सागर बारस ने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य। अगला प्रश्न है 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये जो पंक्तियां हैं वो किस कवि किस रासो काव्य की है? खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो और परमल रासो। तो जो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं परमल रासो की, और जो परमल रासो हैं इसका जो कवि हैं वो है जगनिक। यही जो परमल रासो है इसी के अंतर्गत जो आला खंड है वो भी आता है। तो 12 बरस लो कुकर जिये अरु 13 जिये सियार वर्ष 18 क्षत्रिय जिये आगे को जीवों को धिक्कार। तो ये जो पंक्तियां वो जगनिक की जो परमल रासो है उससे उद्धृत है। अमीय हलाहल मद भरे शीत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहों चेतावत। एक बार इन काव्य पंक्तियों के जो कवि है उसकी है हमको चर्चा करनी है। अमीय हलाहल मद भरे शीत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत। एक बार इन पंक्तियों की जो रचनाकार हैं वो कौन ऑप्शन है? तो जो बिहारी हैं वो रीति सिद्ध हैं, वो कवि हैं। रसलीन है वो रीतिबद्ध है। घनानंद वो रीतिकार की जो रीतिमुक्त काव्य धारा है उसके कवि हैं। और मतीराम है वो भी जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उसके कवि है। मतीराम की है रसराज और ललित ललाम। तो काव्य पंक्तियां हैं अमीय हलाहल मद भरे शीत श्याम रतनार जियत मरत झुकी नहीं परत ये ही चितवत। एक बार इन काव्य पंक्तियों के जो कवि हैं वो हैं रसलीन। और रसलीन की दो बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो हैं अंग दर्पण और रस प्रबोध। अंग दर्पण और रस प्रबोध हैं वो इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मतीराम की जो रचना है उसमें है ललित ललाम और रसराज। अगला प्रश्न है बरवे नायका भेद का जो रचनाकार है वो कौन है? ऑप्शन है मतीराम, बिहारी,
रसलीन और रहीम। तो जो बरवे नायक का जो भेद है उसके जो लेखक हैं, बरवे नायक का भेद है उसके जो लेखक हैं वो है रहीम। और ये जो पुस्तक है वो किस में लिखी गई है, ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है अवधी भाषा में। तो जो बरवे नायक का भेद है उसमें जो नायकों को जो नक्श के वर्णन है और जो विभिन्न प्रकार के जो भेद हैं उनका जो वर्णन है वो किया गया है। और ये किस में लिखा गया है, ये लिखा गया है अवधी है उस भाषा में। इसके अलावा रहीम है वो एक मात्र कवि, एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने 3 काव्य भाषाएं हैं उनमें रचना किया है। इसमें एक तरफ उन्होंने जो ब्रज भाषा है उसमें ब्रज भाषा में इन्होंने जहाँ नीति के जो दोहे हैं वो लिखे हैं। बरवे नायक का भेद है उसमें उन्होंने अवधि में इनको लिखा है। और मदनाष्टक है उसकी जो रचना है वो उन्होंने खड़ी बोली है उसमें की है। तो इन्होंने जो 3 काव्य भाषा हैं उसमें जो काव्य सृजन है वो किया है रहीम ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन है वैष्णव भक्ति का जो आचार्य है वो नहीं है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि इनमें से जो कौन है जो वैष्णव भक्ति का जो आचार्य है वो नहीं है। ऑप्शन है बल्लवाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। तो जो बल्लवाचार्य हैं इनका जो वो है संप्रदाय है वो बोला जाता है उसको हम बोलते हैं शुद्धाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य है ये द्वैतवाद हैं जो इसको हम सामान्य द्वैतवाद वो बोलते हैं तो वो उसमें आते हैं। इसके अलावा जो मध्वाचार्य हैं वो भी हैं, इनको हम द्वैतवाद है उसमें सम्मिलित करते हैं। तो जो शंकराचार्य हैं एकमात्र जी ऐसे हैं जो वैष्णव भक्ति का जो आचार्य नहीं है और इनका जो संप्रदाय है उसको बोलते हैं अद्वैत। तो इस तरीके से इसमें जो वैष्णव भक्ति का जो आचार्य है वो कौन नहीं है, वो है शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, प्रयुगवाद को बैठी ठाले का धंधा है वो किस आलोचक ने कहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां और एग्जाम में कई बार जो पंक्तियां हैं वो आई भी हैं कि प्रयुगवाद को जो बैठी ठाले का जो धंधा है वो किसने बोला। ऑप्शन है नंद दुलारी वाजपेयी। ये जो नंद दुलारी वाजपेयी हैं वो हिंदी में जो सौष्ठववादी आलोचक हैं उसमें शामिल हैं, ये किए जाते हैं। तो नंद दुलारी वाजपेयी हैं वो सौष्ठववादी हैं, वो आलोचक हैं। रामविलास शर्मा हैं वो प्रगतिवादी आलोचक हैं। और इसके अलावा शिवदान चौहान और नामवर सिंह भी हैं वो प्रगतिवादी आलोचक हैं। और नामवर सिंह की 2 बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, एक है छायावाद और हिंदी कविता के नई प्रतिमा। तो प्रयुगवाद को बैठे ठाले का जो धंधा है वो किसने बोला, तो वो बोला है नंद दुलारे वाजपेयी ने। इन्होंने बोला कि जो प्रयुगवाद है वो क्या है, वो बैठे ठाले का धंधा है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का जो प्रयोग किया है। तो आदिकाल में आपको 2 काव्य भाषाएं जो 2 काव्य शैलियां हैं वो आपको नजर आती हैं, वो है डिंगल और पिंगल। जो डिंगल है उसमें जो वीर काव्य उसकी सृजन हुआ, जो पिंगल है उसमें जो श्रृंगार है उसकी अभिव्यक्ति है वो हुई है। तो इस तरीके से जो वीर रस है वो डिंगल में आपको नजर आएगा वीर रस, और पिंगल में है वो क्या नजर आएगा, श्रृंगार। यही 2 काव्य शैलियां हैं आदिकाल की, डिंगल और पिंगल, जो वीर और श्रृंगार रस है उनके लिए प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की जो विषय वस्तु है वो क्या है। तो जो साहित्य लहरी है उसकी जो रचयिता हैं वो महाकवि सूरदास हैं, और इसकी जो विषय वस्तु है उसकी चर्चा करनी है। नायका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन और नीति। तो जो साहित्य लहरी है वो एक नायका भेद है, और ये जो ग्रंथ है इसमें दृष्टिकूट पद हैं वो भी शामिल है। इसमें दृष्टिकूट पद भी मिलेंगे, और इसमें जो अलंकार वर्णन है, अलंकार का जो शैली है, अलंकार जो निरूपण है वो भी मिलेगा साहित्य लहरी में। तो इस तरीके से जो साहित्य लहरी है उसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है, तो साहित्य लहरी की जो विषय वस्तु है वो है नायका भेद, और इसमें दृष्टिकूट पद भी हैं, और इसमें जो अलंकार वर्णन है, अलंकार जो निरूपण है वो किया गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का जो प्रथम कवि है वो किसे माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अब हमको चर्चा करनी है कि जो प्रेमाख्यान काव्य धारा है उसका जो प्रथम कवि है वो किसे माना है। ऑप्शन है मंजन, जायसी, मुल्ला दाऊद और कुतुबन। तो जो मंजन की जो रचना है वो है मधुमालती, जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कानावत इत्यादि रचनाएं की हैं। मुल्ला दाऊद की रचना है उसको हम बोलते हैं चंदायन या लोहरिका, और कुतुबन की जो रचना है वो है मृगावती। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य धारा उसका जो प्रथम कवि है वो बोला है कुतुबन को, और कुतुबन की जो रचना है इसका जो नाम है वो है कुतुबन की मृगावती। अगला प्रश्न है, जे हाल मिसकी मुकुंद तकावल दराय रहना बनाए बतियां पंक्ति हैं वो किसकी हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग पंक्तियां हैं ये।
जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए पंक्तियां हैं वो हमको देखना है वो किसकी। ऑप्शन से अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, चंद्रवरदाई और रसलीन। तो जो जे हाल मिस्किन मखुन तरावे बताएं बतियाँ, ये जो पंक्तियां, ये गाना भी है जे हाल मस्किन बकान। तो ये जो इन पंक्तियों का जो प्रयोग है वो एक जो गीतकार ने है अपने लिरिस्ट है उसमें भी किया है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं आदिकाल की जो लौकिक काव्य धारा उसके अंतर्गत है अमीर खुसरो। इनकी जो पंक्तियां हैं जे हाल मिस्किन वाली। रावरे रूप को रीति अनूप नए नए लागत ज्यों ज्यों निहारिये, किसकी पंक्तियां हैं। रावते रूप को रीति रूप अनूप ज्यों ज्यों लागत निहारिये, किसकी पंक्तियां हैं। बौद्धा, घनानंद, ठाकुर और देव। तो ये जो हमको देखना है कि ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं। रावरे रूप को रीति अनूप नए नए लागत जो निहारिये। तो जो बौद्धा हैं जो रीति मुक्त काव्य धारा है उसके ये प्रमुख कवि हैं। और बौद्धा की रचना है वो है बिरह बारिश और इसके नाम है। तो बौद्धा ने दो काव्य रचना उनका सृजन किया, उनकी रचना है वो है बिरह बारिश और इश्क नामा। घनानंद है वो भी रीतिकाल के कवि हैं और इनको प्रेम के पीर का कवि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके अलावा इनको ब्रज भाषा और भाषा प्रवीण है वो भी बोला जाता है। ठाकुर भी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है और इनकी रचना है वो है ठाकुर तसक और इन्होंने अपने काव्य में मुहावरे और लोकोक्तियों का बड़ा ही बेहतर प्रयोग है वो किया है। देव है ये जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उससे ये संबंधित है। तो रावरे रूप को रीति अनूप लागन ज्यों ज्यों निहारिये। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार है वो है रीति मुक्त काव्य धारा प्रेम के पीर के कवि वो है घनानंद। अगला प्रश्न है केशव कही न जाई के कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझे मनहु मन रहिए, किस कवि की पंक्तियां हैं। अब हमको देखना है कि जो पंक्तियां हैं वो किस कवि की हैं। केशव कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझू मनु मन ही रहिए, किस कवि की पंक्तियां। ऑप्शन है केशव दास, तुलसीदास, सूरदास और नंददास। तो ये जो पंक्तियां हैं वो भक्ति काल की राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। केशव कही ना जाई क कहिए, देखत तब रचना विचित्र हनी समझो मन हुई मन राखी, किस कवि की पंक्तियां। तो वो हैं केशव तुलसीदास की। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है। तो जो मिस्र बंधु है उन्होंने एक हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित एक बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है, उसका नाम है मिस्र बंधुओं ने, वो है मिस्र बंधुओं ने जो ग्रंथ की रचना की है वो मिस्र बंधु विनोद। इनमें कौन नहीं है। सुखदेव है, कृष्ण है, श्याम है, गणेश। तो इन तीनों भाइयों में बंधुओं में सुखदेव है, श्याम है, गणेश है, जो कृष्ण बिहारी मिश्र है वो शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो कौन सा युग्म है वो असंगत है। हमको रचनाएं हैं और एक तरफ रचनाकार है, उनमें से जो असंगत युग्म है उसकी हमको पहचान है वो करनी है। बरवे रामायण है ये तुलसीदास है, ऑप्शन सही है। बरवे नाय का भेद ठीक है। विज्ञान गीता केशवदास की है। इसके अलावा जो कृष्ण गीतावली है इसका जो काव्य सृजन है वो किया गया है ब्रज भाषा में और इसके जो रचयिता है वो सूरदास ना होकर वो कौन है, वो है तुलसीदास। तो इस तरीके से बरवे रामायण है वो तुलसीदास की, बरवे नाय का भेद है वो रहीम की, कृष्ण गीतावली है वो सूरदास की ना होकर ये ब्रज भाषा में काव्य सृजन किया है वो है तुलसीदास की, और विज्ञान गीता है केशवदास की। विजय देव नारायण शाही की कविता है वो किस सप्तक है उसमें संकलित हैं। तो जो विजय देव नारायण शाही हैं वो एक हिंदी के एक प्रमुख कवि हैं और इसके साथ में एक आलोचक भी हैं। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक की भी रचना की है, उसका नाम है जायसी, जिसमें वो पद्मावत को जो ट्रेजेडी है उसके रूप में संबोधित है वो करते हैं। तो विजय देव नारायण शाही है वो किसके कवि हैं, तो वो जो तीसरा सप्तक है उसके प्रमुख कवि हैं। निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है। गुंजन, पल्लव, बीड़ा, ग्रंथि। पल्लव, बीड़ा, ग्रंथि, गुंजन, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, बीड़ा, ग्रंथि। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव और गुंजन। इनमें से कौन सी रचना है वो अवधि में नहीं है। तो इनको हमको देखना है कि कौन सी रचना है वो अवधि में नहीं है। तो जो पद्मावत है वो ठेठ अवधि में लिखा गया और हिंदी का एक अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य है। मंजन की जो मधुमालती है ये भी अवधि में है।
कासिम शाह की जो हंस जवाहिर है ये भी अवधी में है। इसके अलावा जो तुलसीदास की जो कवितावली है ये अवधी में नहीं है, बल्कि तुलसीदास की जो कवितावली है वो किस भाषा में है, वो है ब्रज भाषा में। तो जो सी आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, देसिल बहना सब जन मिठा किसका कथन है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है कि देसिल बहना सब जन मिठा। इसमें जो एक कवि है वो अपनी भाषा को है वो अवध है उसके रूप में वो संबोधित करता है, और यहीं से पता चलता है कि बीच में कुछ समय के लिए जो अवध भाषा है उसका भी जो विकास है वो हुआ था। तो देसिल बहना सब जन अवट्ठा एक किसने बोला, तो ये आदिकाल के जो कवि हैं विद्यापति है, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसमें इस बात को उल्लेखित किया है कि देसिल बहना सब जन अट्ठा कीर्ति लता में। अगला प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 में, एक किसका कथन है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है कि हिंदी नए चाल में ढली 1873 है। इसके माध्यम से जो कवि है जो लेखक है वो हिंदी की जो नई शैली है जो नई भाषा है उसको रूप में व्यंजित है वो करता है। तो हिंदी है वो नए चाल में ढली 1873 में। रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास वाजपेयी, भारतेंदु। तो ये जो कथन है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और इस बात को उन्होंने कालचक्र जो 1884 है उसमें उल्लेखित किया था कि हिंदी नए चाल में ढली 1873 में। वल्लभाचार्य है वो किस बात के संस्थापक हैं, तो जो अद्वैत है उसके संस्थापक तो शंकराचार्य हैं। जो विशिष्ट हैं उसके संस्थापक हैं वो है शुद्ध है, उसके जो संस्थापक हैं वो हैं वल्लभाचार्य, और जो विशिष्ट हैं उसके जो संपादक हैं वो माने जाते हैं रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि है किस आचार्य की रचना है। मधुसूदन सरस्वती, रूप गोस्वामी, रामानंद और रामानुजाचार्य। जो रामानंद है उन्होंने जो भक्ति है उसमें जो जात पात है या ऊंच नीचे जो वर्ण भेद है उसको समाप्त करने का प्रयास हुआ था, और रामानंद है वो किसके गुरु हैं, वो कबीर के भी गुरु हैं। रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने जो शुद्ध द्वैतवाद है जो विशिष्ट द्वैतवाद है उसको प्रतिपादित किया था। तो उज्ज्वल जो नीलमणि है उसके जो रचयिता हैं वो हैं रूप गोस्वामी, और जो रूप गोस्वामी है वो चैतन्य महाप्रभु की जो गौड़ीय संप्रदाय है वो परंपरा है उसमें शामिल है, चैतन्य महाप्रभु के। अगला प्रश्न है, सर्वव्यापी एक को महारा जाकी महिमा आरा न पारा, हिंदू त्रिलोक का एक को कहता एक ब्रह्मा सबन को भरता के रचनाकार हैं। बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और ये आप भविष्य के जो एग्जाम है उसमें आपको देखने को भी मिलेंगी। सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू त्रिलोक का एक एक करता एक ही ब्रह्मा सबन को भरता के रचनाकार हैं कबीर की जो रचना है उनका जो संकलन है वो बीजक है, उसमें सामान्यतः 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है, साखी, शबद और रमेन। मलुकदास की एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसके अलावा ये जो पंक्तियां हैं ये भी किसकी पंक्तियां हैं, ये है मलुक दास के। तो मलुक दास की जो पंक्तियां वो हैं, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू त्रिलोक का एक को करता एक ब्रह्मा सबन को भरता। पंक्तियां हैं, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे सौ दन जही के कबीत। ये जो पंक्तियां वो है घनानंद की, बौद्धा की, रत्नाकर की हैं और ब्रजनाथ। ये जो पंक्तियां हैं वो हैं ब्रजरत्न दास की, या इन्हीं को जो ब्रजनाथ है उनके नाम से भी संबोधित किया जाता है। और ये जो पंक्तियां हैं ब्रजनाथ है उन्होंने बोला ही है, वो है प्रेम के पीर के कवि या भाषा प्रवीण उनको बोला जाता है। ये जो पंक्तियां उन्होंने बोली हैं घनानंद के लिए कि भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे सो धन के कवि। तो इस तरीके से जो ब्रजनाथ या ब्रजरत्न दास हैं उन्होंने जो पंक्तियां बोली हैं भाषा प्रवीण है, इनकी पंक्तियां वो हैं ब्रजरत्न दास की, और ये पंक्तियां उन्होंने किसके लिए बोली हैं, वो बोली हैं घनानंद के लिए। अपने यहाँ संसद ऐसी गानी है जिसमें आधा तिल आधा पानी है कि कवि है। अपने यहाँ संसद ऐसी गानी है जिसमें आधा तिल आदि, ये जो पंक्तियां हैं वो कविता की एक प्रमुख काव्य आंदोलन के कवि धूमिल, या इन्हीं का जो मूल नाम था वो था सुदामा पांडे, उनकी ये पंक्तियां हैं। और इनके काव्य संग्रह बड़े 2 महत्वपूर्ण है, वो है संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। ये इनकी बड़ी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह, कल सुनना मुझे और संसद से सड़क तक, और ये कविता काव्य आंदोलन है उससे जुड़े हुए थे। और अपने यहाँ संसद ऐसी कहानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, ये जो पंक्तियां वो हैं सुदामा पांडे या धूमिल की। इसके अलावा जो केदारनाथ सिंह है वो तीसरा सप्तक है उससे जुड़े हुए थे।
कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये जो कवि है वो कौन से सप्तक है उससे संबंधित है, तो आपको जितने भी तार सप्तक, जो 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं उसमें जो कवि है उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नंददास की किस रचना का जो संबंध है वो नायिका भेद से है? रास पंचाधाई, रसमंजरी, श्यामा सगाई और भंवर गीत। तो जो नंददास का जो भंवर गीत है उसके बारे में एक बात है कि जो सूरदास का जो भ्रमर गीत है उसके आधार पर ही लिखा गया है, लेकिन जो सूरदास के जो भ्रमर गीत है और नंददास के जो भंवर गीत है उसमें जो गोपियाँ, उनके चरित्र में जो अंतर नजर आता है, सूर की गोपियाँ हैं वो काफ़ी भावुक हैं, इसके विपरीत जो नंददास की जो गोपियाँ हैं वो भावुक ना होकर वो तर्क है वो काफ़ी तर्कशील हैं और वो काफ़ी तर्क वितर्क हैं वो करती हैं। तो एक अंतर है नंददास की गोपियाँ और सूर की गोपियों में। तो ये इसमें जो नंददास की किस रचना का संबंध है वो नायक नायिका भेद से है, तो उस रचना का संबंध है वो है नंददास की रसमंजरी। इसके अलावा नंददास को है वो जड़िया कवि है उसके रूप में भी संबोधित किया जाता है। कई बार ये पंक्ति ये पूछी जाती है कि जड़िया कवि है वो किसको बोला जाता है, तो जड़िया कवि है वो है नंददास। और इनकी जो रसमंजरी और रास पंचाधाय जो भंवर गीत है और श्याम सगाई है, इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा जो रास पंचाधाई है इसी के लिए इनको जो जड़िया कवि है उसके रूप में भी संबोधित किया जाता है। तो ये प्रश्न अगर आएगा कि जो जड़िया कवि की उपाधि है वो नंददास के लिए, नंददास को किस रचना के लिए मिलती है, तो वो है रास पंचाधाई के लिए। और नायिका भेद है वो आपको नजर आएगा रसमंजरी में उनकी। इसके अलावा भंवर गीत की हमने चर्चा कर ली है कि इसमें जो इसकी जो गोपियां हैं वो काफ़ी तर्कशील हैं, जबकि जो सूर की गोपियां हैं वो काफ़ी भावुक हैं। इनमें से कौन सी रचना है वो कुंवर नारायण की है? तो जो कुंवर नारायण है वो देखने वाली बात है कि जो कुंवर नारायण है वो तीसरे सप्तक है उसके एक कवि है। और इनको जो इनकी जो रचना है एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो आत्मजयी जो कि उपनिषद चिंतन पर आधारित है, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया था। तो इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? मिलन पथिक और जो स्वप्न है, ये जो कविता है वो है काव्य है वो है राम नरेश पांडे का, राम नरेश त्रिपाठी का। पहाड़ पर जो लालटेन है इसका जो रचनाकार है वो है मंगलेश डबराल। इसके अलावा जो बाज सरवा के बहाने और आत्मजयी ये जो प्रबंध काव्य है इन या खंड काव्य इनको बोल दिया जाता है, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कुंवर नारायण जो कि तीसरे सप्तक है उससे जुड़े हुए हैं। सवंगी जो रचना है वो किसकी है? दादूदास, पीपा, रैदास और रज्जब। तो जो सवंगी जो रचना है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो सवंगी जो रचना है वो किसकी है? दादूदास, पीपा, रैदास और रज्जब। तो जो सवंगी जो रचना है वो है रज्जब की। और रज्जब की जो कवित्व हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो साहित्य की जो श्रेणी है और जो श्रृंगार रस है उसमें भी ये शामिल किए जाते हैं। शब्दानुशासन के जो लेखक हैं वो क्या है? तो जो शब्दानुशासन है उसके जो लेखक हैं वो हैं आदिकाल के जो कवि हैं वो हैं हेमचंद। और इनको जो प्राकृत और अपभ्रंश जो भाषा है उसका जो पाणिनि है उसकी भी संज्ञा है उनको दी जाती है। तो ये याद रखने वाली बात है। और इनकी रचना है वो है शब्दानुशासन और शुद्ध हेम वाली, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा जो सरप्पा है इनको हिंदी का जो प्रथम कवि है उसकी की उपाधि उसके रूप में संबोधित किया जाता है। और राहुल सांकृत्यायन है वो स्वयं को हिंदी का जो सर्वोत्तम कवि है उसके रूप में संबोधित करते हैं, हिंदी का सर्वोत्तम कवि। इसके अलावा जो सरप्पा है इनको हिंदी का जो प्रथम कवि है वो बोला जाता है। अगला प्रश्न है खालिक वारी है वो किसकी रचना? ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है खालिक वारी जो कि अमीर खुसरो द्वारा रचित है। और इसमें जो विभिन्न भाषाओं की जो बोलियां वगैरह हैं उनकी जो संदर्भ है उनकी चर्चा है वो की गई है। तो खालिक वारी है किसकी रचना है? वो है अमीर खुसरो, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो बोलियां वगैरह है उसकी ये चर्चा की गई है। और भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये जो रचना खालिक वारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। सूफी काव्य का उद्देश्य जो आदिकाल की जो काव्य धारा निर्गुण काव्य धारा उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक है निर्गुण ज्ञानाश्रयी और दूसरी है सूफी या प्रमख्यान काव्य धारा। तो जो सूफी प्रमख्यान काव्य धारा है उसमें पहला उद्देश्य प्रेम निरूपण, बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो काव्य है सूफी काव्य धारा इसको जो प्रेम निरूपण है वो प्रमुख जो विशेषता है वो प्रमुख विशेषता है उसके लिए बोला भी जाता है। पद्मावत में पंक्ति आती है कि मानुष प्रेम भाइयों व्याकंठी नाही ते ही काहे चार एक मूठी। तो इसमें जो जितनी भी कविता है उनमें जो सूफी काव्य जो प्रेम तत्व का जो निरूपण है वो किया जाता है। काव्य शास्त्र का निरूपण है वो भी मिलेगा।
इसके अलावा जो इस्लाम धर्म का जो प्रचार है उसके बारे में भी इसका जो एक उद्देश्य है वो रहा है। इसके अलावा इसमें जो राष्ट्रीय चेतना वगैरह वाली बात है वो कहीं पर भी वो नज़र नहीं आएगी। तो इसके अलावा जो सूफी काव्य का जो उद्देश्य है उसमें प्रेम निरूपण, मानुष प्रेम भयु वैकुंठी नाही ते काहे चारिक मूठी, ये पद्मावत की पंक्तियां काव्य शास्त्र का निरूपण है वो भी है। एक छुपा हुआ उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार भी नजर आता है, लेकिन राष्ट्रीय चेतना जैसी बात कहीं पर भी इसमें नहीं है। रीति मुक्त कवि हैं वो नहीं है। रीतिवाद मुक्त जो कवि हैं इनको कहीं ना कहीं जो स्वच्छंद कवि हैं उसके रूप में भी बोला जाता है, और इसको स्वच्छंदतावाद है उस नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये कवि हैं जो रीति मुक्त कवि हैं, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य धारा उसकी तुलना में इस मामले में अलग है कि ये जो दरबार का प्रभाव है इन पर नहीं पर नजर आता है, और इन्होंने अपनी जो हृदय की जो अनुभूतियाँ हैं, जो व्यक्तिगत अंतर चेतना है, उसके आधार पर कवि रचना है, काव्य सर्जन किया। और इस यही कारण है कि रीति मुक्त जो पूरा जो रीतिकाल है उसमें जो रीति मुक्त काव्य है उसकी जो कविता है वो आपको ज़्यादा आकर्षित करती हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो रीति मुक्त कवि नहीं है। घनानंद है ये प्रमुख रीति मुक्त कवि हैं। बौद्धा की बिरह बारिश और इसके नामक कवि है, रचना है, ये भी बिल्कुल रीति के मुक्त कवि हैं। ठाकुर की रचना ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक इनकी रचना है, और इन्होंने मुहावरे लोकोक्तियों का जो अपनी लोक भाषा का काव्य है वो अपने में प्रयोग किया। इसके अलावा जो जसवंत सिंह है वो रीति मुक्त के कवि नहीं है, बल्कि जो रीतिबद्ध काव्य धारा है इसमें ये शामिल है। अन्य जो तीनों कवि हैं वो रीति मुक्त के कवि हैं। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि हैं पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी। ये जो चारों की चारों जो छायावाद के जो कवि है कवित्री हैं वो शामिल हैं। पंत, निराला और प्रसाद ये इन तीनों को छायावाद की जो बिरह रही है उसके रूप में भी संबोधित है वो किया जाता है। और ये जो जूही की कली है इसकी जो रचना है वो है निराला ने, और इससे जो जूही की कली है उसको निराला की जो प्रथम जो रचना है उसके रूप में भी संबोधित किया जाता है। और जूही की कली के बारे में काफ़ी रोचक बात यह है कि जब जूही की कली को निराला ने सरस्वती पत्रिका है उसमें छपने के लिए भेजा था, उस समय सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, और उन्होंने अपनी पत्रिका है उसमें इस पुस्तक कविता है उसको छपने से वो मना कर दिया था। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि जूही की कली को किसने छापने से मना कर दिया था, वो है सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो जूही की कली है वो किसकी रचना, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हालाबाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, तो जो हालाबाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। और ये जो हालाबाद है इसका जो काल है वो 1933 से लेकर सामान्यतः 1936 है वो माना जाता है, और इसी के जो प्रवर्तक हैं वो है। और इसके अलावा जो हरिवंश राय बच्चन है इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला वो प्रमुख हैं, और इनको जो है उमर खय्याम की जो रवाइयाँ हैं उनका जो प्रभाव है वो हरिवंश राय बच्चन है उस पर नजर आता है। जो रामेश्वर शुक्ल जो अंचल हैं वो हिंदी में जो मासलवाद है उसके जो प्रवर्तक हैं, मासलवाद के ये प्रवर्तक हैं। तो हालाबाद के प्रवर्तक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पगधर पंक्ति है महादेवी वर्मा की, मीरा की, श्री नरेश मेहता की और लीलाधर जोगरी की। नरेश मेहता का एक बड़ा ही काव्य महत्वपूर्ण है वो है संशय की एक रात, जिसमें राम को एक आधुनिक मानव के रूप में चित्रित करते हुए उनके मन में जो संशय जो द्वंद्व है वो चित्रित किया गया। तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर, तो ये जो पंक्ति है वो है महादेवी वर्मा की। तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनों पर पगधर, तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी हैं, वो है महादेवी वर्मा की। ये जो छायावाद की जो प्रमुख कवित्री हैं वो हैं। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का जो इतिहास पुस्तक उसमें लिखित किया है कि अन्य सभी कवियों में महादेवी, पंत, प्रसाद और निराला की तुलना में इनमें जो रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इन सब छायावादी कवियों में सबसे ज़्यादा रहस्यवाद की प्रवृत्ति है वो किस में नजर आएगी, तो वो है महादेवी वर्मा में। और इनके प्रमुख काव्य संग्रह उसमें रश्मि, नीरजा, निहार, सांध्य गीत, दीपशिखा है वो इनके प्रमुख काव्य संग्रह। तो इनके काव्य संग्रह वो है रश्मि, नीरजा, निहार, दीपशिखा, सांध्य गीत। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी है किसने कहा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी वो कौन बोलता है। तो अपभ्रंश को जो पुरानी हिंदी है वो सर्वप्रथम बोलते हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही सबसे पहले उल्लेखित किया था कि जो पुरानी हिंदी है वो क्या है, वो है अपभ्रंश। कवि वचन सुधा के संपादक हैं, तो जो कवि वचन सुधा है उसके जो संपादक हैं वो हैं भारतेंदु। इसके अलावा कवि वचन सुधा के अंतर्गत इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन है उसका भी संपादन का जो कार्य है वो भी किया था। तो भारतेंदु ने कवि वचन सुधा के अलावा हरिश्चंद्र जो मैगजीन है उसके जो संपादन का कार्य है वो भी किया था। ये बाल मुकुंद गुप्त है, गुलाब राय और राजस्य प्रसाद सितारे हिंद। इनमें से कौन सा जो युग्म है वो संगत है,
नरपति नालहा बीसल देव रासो, बिल्कुल सही है। परमल रासो, खुमान रासो, जगनिक, विजय, इनमें से कौन सा युग्म है वो संगत है? तो नरपति नालहा जो बीसल देव रासो, ये पहला ही है, वो सही है, क्योंकि जगनिक का है परमाल रासो, चंद्रवरदाई का है पृथ्वीराज रासो, और दलपति विजय है नरपति नाला वाला। कौन तुम मेरे हृदय में, ना जाने नक्षत्रों से कौन, जो घनवीत पीड़ा थी सखी भी मुझसे कहकर जाते। कौन तुम मेरे हृदय में, ये पंक्ति है, ये बिल्कुल संगत है, माधवी वर्मा की है। कौन तुम मेरे हृदय में, ये माधवी वर्मा की ही पंक्ति है। ना जाने नक्षत्रों से कौन, ये भी प्रसाद की पंक्ति है, ना जाने नक्षत्रों से कौन, जो घनीभूत पीड़ा थी, ये भी पंत जी की कविता है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो वे अपनी मुझे अपनी पग बाधा ही पाते, ये निराला की पंक्ति नहीं है, बल्कि ये जो पंक्ति है वो है मैथिली शरण गुप्त की। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो अपनी पग बाधा ही पाते, और ये जो रचना है उस रचना का नाम है वो है यशोधरा। जब गौतम बुद्ध रात में जब चोरी छुपे अपने घर से अपने लिए चले जाते हैं ज्ञान के लिए के मार्ग में, या अपना जो ज्ञान है उसको खोजने के लिए, अपने हम की अपना आत्मसमर्पण प्राप्त करने के लिए, तो उस समय वो जो गौतम बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा, वो बोलती हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो वो अपनी पग बाधा ही पाते। तो ये जो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है यशोधरा है, उसमें उन्होंने इस बात को लिखित है वो किया। तो आज की क्लास के लिए हमारे इतना ही, आगे हम इसको कल से फिर से कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।